जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक एंथर के ऊपर होगा। आज हम एंथर के एनाटॉमी के ऊपर बात करेंगे। देखिए आइए, ये है एंजियोस्पर्मिक एंथर, ठीक है, जिसको हमने 3 भागों में बांट सकते हैं: एंथर, कंडक्टिव और फिलामेंट। एंथर, लोब और फिलामेंट जहाँ जुड़े होते हैं उसी पार्ट को हम कंडक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एंथर को ट्रांसवर्सली आप कट करके देखेंगे तो एंथर के अंदर का भाग कुछ यूं दिखाई पड़ेगा। एंथर के चारों कंपार्टमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन कंपार्टमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके हिस्टोलॉजी को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। चलिए आइए बात करते हैं एंथर के कंपार्टमेंट के हिस्टोलॉजी का। देखिए, जो बाहरी वाल होती है एंथर का, वो एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथेसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, उसके नीचे टैपिटम। टैपिटम की सेल इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। टैपिटम को मुझे आगे पढ़ना है, टैपिटम के कार्य भी हमें पढ़ने हैं, और टैपिटम के कार्य बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपसे, है ना। अच्छा, टैपिटम के नीचे पॉलन सैक। पॉलन सैक की कोशिकाएं जो होती हैं वो स्पोरोजिनस होती हैं। स्पोरोजिनस सेल उन सेल को कहते हैं जो स्पोर को जन्म देती हैं, है ना। इन सेल की जो सेल्स होती हैं उनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्योटिकली डिवीजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्योटिकली मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और यहाँ से क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। अभी यहाँ देखिए, इनके हिस्टोलॉजी की बात करें, जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर से मिलके बनी होती हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, और यहाँ की सेल्स में एंटीक्लेनल डिवीजन होता है। एंटीक्लेनल का मतलब ये है, आप यहाँ समझिए, जैसे मानिए यहाँ पे 3 कोशिकाएं हैं ऐसे लगी हुई, ये 3 कोशिकाएं हैं। अब इन कोशिकाओं में 2 प्रकार का डिवीजन हो सकता है। एक डिवीजन तो ऐसे होगा, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये वाली सेल यहाँ इंटेक्ट बनी हुई है, और जो बीच की सेल है ना, सेंटर वाली, ये डिवाइड होके 2 नई सेल को बना ले। जब सेल्स में इस प्रकार का डिवीजन होता है तो इन्हीं को बोलते हैं एंटी क्लिनल डिवीजन। अच्छा, अब ये सेल एक और प्रकार से डिवाइड हो सकती हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये वाली सेल इंटेक्ट बनी हुई है, जो सेंटर वाली सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल बना ले रही है ना। अब यहाँ देखिए, डिवीजन यहाँ भी हुआ है और डिवीजन यहाँ भी हुआ है। यहाँ पे जो सेंट्रल सेल का डिवीजन हुआ है वो परपेंडिकुलर हुआ है, तभी इसको हम बोल रहे हैं एंटीक्लेनल डिवीजन। और यहाँ पे जो सेंटर वाली सेल है वो हॉरिजेंटली डिवाइड हुई है और 2 सेल का निर्माण की है, तो इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। अच्छा, बात क्लियर हुई। जो सेल्स हैं वो 2 प्रकार की डिवाइड होती हैं, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, ठीक। तो जो एपिडर्मिस की सेल्स होंगी उनमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। चलिए अब बात करते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम की जो लेयर होती है वो मोटी कोशिकाओं की लेयर होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की सेल के इंटरनल सरफेस पे फाइबरस थिकनिंग की वजह से ये मोटी हो जाती है, लेकिन स्टोमियम के पास कि जो एंडोथीसियम है, यहाँ पे इनके आंतरिक सतहों पे फाइबरस थिकनिंग न होने की वजह से यहाँ की एंडोथीसियम पतली रह जाती है ना। पतली इसलिए रह जाती है क्योंकि जब ये एंथर मैच्योर होगा तो यहीं से एंथर फटेगा और परागकण बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ बात करते हैं अब मिडिल लेयर का। एंडोथीसियम और टैपिटम के नीचे मिडिल लेयर होती है जो 2 से 5 स्तरों की बनी होती है, ठीक है ना। जब एंथर मैच्योर नहीं होगा तब ये 3 से 5 लेयर दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब एंथर मैच्योर होगा तो ये 3 से 5 लेयर खत्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं,
ठीक, अब बात करते हैं टैपिटम पे, है ना। टैपिटम इंपॉर्टेंट कोशिकाओं का समूह है ना। टैपिटम की कोशिकाएं बड़ी होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, अर्थात ये कोशिकाएं बड़ी और बहुकेंद्रीय होती हैं, ठीक है ना। इन कोशिकाओं में इंडोमाइटोसिस होता है, जिससे यहाँ की कोशिकाएं मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, इंडोमाइटोसिस क्या है, ठीक है ना। देखिए, इंडोमाइटोसिस को समझिए, इंडोमाइटोसिस को समझिए। यहाँ पे देखिए होता क्या है, टैपिटम की कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस हुए बिना कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। मतलब ये कि टैपिटम की कोशिकाएं नहीं डिवाइड होती हैं, लेकिन कोशिकाओं के अंदर का केंद्रक डिवाइड होकर के बहु केंद्रक बना लेता है ना। बात करते हैं पॉलन साइक में। पॉलन साइक की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होगा और यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, ठीक है ना। पॉलन साइक की सेल्स स्पोरोजिनस होती हैं, अर्थात यही स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं हम टैपिटम के, सब बता दिया मैंने आपको, अब चलते हैं टैपिटम के ऊपर। देखिए, टैपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय होती हैं, बता दिया। क्यों बहुकेंद्रीय होती हैं? क्योंकि इनमें इंडोमाइटोसिस होता है। इंडोमाइटोसिस मैंने बताया कि यहाँ की कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, परंतु कैरियोकाइनेसिस होता है, जिससे इन कोशिकाओं के केंद्रक डिवाइड होके अनेक भागों में बंट जाते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं माइटोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड इंडोमाइटोसिस। अच्छा, अब जो है टैपिटम की सेल्स जो है दो प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती हैं। एक अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम टैपिटम कहते हैं और दूसरे को सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टैपिटम की सेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और इकट्ठा होकर प्लाज्मोडियम जैसी रचना बनाती हैं। उसके आधार पे ही इनको प्लाज्मोडियल टैपिटम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो इंटैक्ट बनी रहती हैं और पोषक पदार्थों का स्राव करती हैं। इनके द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थ से ही डेवलप हो रहे परागकण अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये भी हो गया। चलते हैं टैपिटम के कार्यों पे। फंक्शन ऑफ टैपिटम, पहला फंक्शन है बेटा न्यूट्रिशन का। जो टैपिटम की वाल होती है वो डेवलप हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करती है। दूसरा काम है पॉलन वाल फॉर्मेशन। जो टैपिटम की वाल है ना वो डेवलप हो रहे परागकणों के चारों ओर भित्ति निर्माण का भी कार्य करेगी, जिसमें एक्साइन होगा, ठीक है ना। एक्साइन को समझिए आप। एक्साइन स्पोरोपोलैनिन का बना होता है और स्पोरोपोलैनिन एक विशेष प्रकार का रसायन है ना, जो हाई टेम्परेचर, उच्च एसिडिटी, उच्च अम्लता, हाई एसिडिटी, हाई एल्कलाइन नेचर को भी बियर कर लेता है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। अभी तक पादप जगत में इसको तोड़ने वाली एंजाइमों को नहीं खोजा जा चुका है। यही कारण है बेटा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वे फॉसिल के रूप में प्रिजर्व रहते हैं और फॉसिल के रूप में प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन के चारों ओर एक्साइन की एक लेयर होती है जो स्पोरोपोलैनिन की बनी होती है और स्पोरोपोलैनिन बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी पादप जगत में कोई एंजाइम नहीं खोजी जा पाई है, ठीक। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है टैपिटम का,
एंजाइम सिंथेसिस। कौन से एंजाइम? कैलेज एंजाइम। जब एमएमसी की सेल्स डिवाइड होकर एमएमसी की सेल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण करती हैं, तो उनके चारों ओर टेट्राड ऐसे बनते हैं, ऐसे टेट्राड बनते हैं। इनके चारों ओर की जो लेयर होती है ना, ये कैलोज की बनी होती है, कैलोज की, है ना। तो कैलोज को तोड़ने के लिए टैपिटम कैलेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है ना। चलिए बात करते हैं आगे अब। तो तीसरा कार्य हो गया एंजाइम निर्माण का, और चौथा इंपॉर्टेंट काम है सिंथेसिस ऑफ पॉलन किट। जो टैपिटम की वाल है वो पॉलन किट का निर्माण करती हैं। अब पॉलन किट है क्या? बेसिकली देखिए, पॉलन किट एक चिपचिपा तैलीय पदार्थ है जो परागकणों के ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। इनकी वजह से ही परागकणों के पास एक विशेष कलर और स्मेल होता है। पॉलन किट बना किसका होता है? पॉलन किट लिपिड, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और यहाँ नोट करिएगा कि जो पॉलन किट होगा वह मुख्य रूप से इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में ही पाया जाएगा। मतलब वह पुष्पों के परागकण में पाया जाएगा जिन पुष्पों में कीट परागण होता है ना। पॉलन किट का मेन काम क्या है? पॉलन किट का मेन काम है पॉलिनेशन में कीटों को आकर्षित करना, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पॉलन सैक पे। वैसे मैंने बताई दी है, पॉलन सैक की जो सेल्स होती हैं एमएमसी का निर्माण करती हैं। एमएमसी में ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे डिवाइड होके माइक्रोस्पोर बनाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर के साइज का। देखिए, जो एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन होते हैं बेसिकली वो गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। इनकी साइज की बात करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। जो परागकणों की साइज होती है वो एनसीईआरटी मेंशन की हुई है कि 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब आगे बात करते हैं आपसे परागकणों की संरचना। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछता है ना, और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन भी कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये पॉलन ग्रेन के बाहरी जो आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन कहते हैं, स्पोरोपोलानिन की बनी होती, बताया मैंने आपको। उसके जस्ट नीचे इंटाइन होती है, और इंटाइन बनी होती सेलुलोज और पैक्टिन का, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज यहाँ ध्यान देना होगा आपको, जो एक्साइन होती है ना वे जर्मपोर के पास, जो एक्साइन होती है, एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलानिन होता, परंतु परागकणों के जो जर्मपोर होते हैं, जर्मपोर के पास की एक्साइन पे स्पोरोपोलानिन की कवरिंग नहीं होती है ना। इसीलिए जब परागकण वर्ती कागज पर जाके गिरते हैं और जर्मिनेट अंकुरित होते हैं तो यहीं से पराग नली का पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो रेक्तिकाएं दिखाई पड़ रही हैं, रेक्तिकाएं हो गई, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट दो प्रकार के सेल्स न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं। एक लेंस नुमा न्यूक्लियस होता जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक बड़ा न्यूक्लियस जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जर्मपोर हो गया, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है।
यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और एक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जर्मपोर हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर का जो प्लाज्म होगा उसको पॉलन प्लाज्म की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, है ना। एमएमसी की कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मतलब आरडी, आरडी मतलब रिडक्शनल डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं इसको, से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, है ना। माइक्रोस्पोर टेट्राड अभी तक 5 प्रकार के देखे गए हैं जो समानता पौधों में पाए जाते हैं। पहला है लीनियर, रेखीय कहते हैं, टाइफा, लैटिफोलिया, जारिस, कंप्लांटा और मिमोसा पुडिका में दिखाई पड़ता है। दूसरा है आइसोबैलेट्रल, समद्विपार्श्विक। अधिकांश जो मोनोकार्ट प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तीसरा है डेकुसेट, इसको ऑब्लिगेट भी कहते हैं, यह मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा में पाया जाता है ना। चौथा है टी सेप, यह पॉलीएंथस ट्यूबरोसा मतलब रजनीगंधा वाले जो रजनीगंधा में ये पाया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल। अधिकांश जो द्विबीजपत्री डाइकार्ड्स प्लांट होते हैं उनमें टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, हाँ नोट, एक चीज यहाँ ध्यान देना होगा आपको, नोट कर लीजिएगा। एक प्लांट है बेटा एरिस्ट्रोलोकिया एलिगेंस, इस पौधे में 5 प्रकार के टेट्राड देखने को मिलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, सवाल यहाँ से बन सकता है कि उस पौधे का नाम बताइए जिनमें 5 प्रकार के टेट्राड दिखाई पड़ते हैं, तो नाम क्या होगा, एरिस्ट्रोलोकिया एलिगेंस। अब बात करते हैं हम कंपाउंड पॉलन ग्रेन पोलिनियम का, है ना। देखिए कंपाउंड पॉलन ग्रेन, इसको पोलिनियम कहते हैं। यह मुख्य रूप से आर्किडेसी, आर्किड के पौधे में, एस्कल्पिडेसी, मदार जिसको मिल्क वीड भी कहते हैं उसमें पाया जाता है, और टाइफा में भी देखने को मिलता है इस प्रकार के कंपाउंड परागकण, है ना। इसका जो ये ऊपरी भाग है इसको हम कार्पास्कुलम कहते हैं, और ये जो पाइपनुमा भाग है कॉर्डिकल कहते हैं, और ये है पोलिनिया, ठीक है ना। ये है तो कंपाउंड पॉलन ग्रेन, लेकिन पॉलिनेशन के दौरान यह सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है। तो कभी कभी आपके 12th के एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर भी कई बार पूछा है, इसको देख लीजिएगा। और नीट के एग्जाम में भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन किस कुल के पौधों में पाया जाता है, उस पौधों का नाम बताओ या उस फैमिली का नाम बताओ, ठीक है ना। तो फैमिली ऑर्किडेसी है, एस्कल्पिडेसी है, ऑर्किडेसी में ऑर्किड आ जाएगा, और एस्कल्पिडेसी में मदार नामक पौधा आ जाएगा। टाइफा में भी होता है ना। अब चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं, है ना। एक साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा है सक्सेसिव टाइप, है ना। देखिए ये है एमएमसी जो 2n होती है, द्विगुणित होती है एमएमसी। ये बनी किससे होगी, टैपेटम के नीचे जो पॉलन सैक के स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उनमें समसूत्री कोश का विभाजन हुआ होगा, तब जाकर के एमएमसी बनी होगी। अब एमएमसी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, मियोसिस होगा, आरडी होगा, है ना। तो यहाँ से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है 2 प्रकार से बनते बताए ही मैंने, साइमल्टेनियस टाइप और सक्सेसिव टाइप। देखिए दोनों में क्या अंतर है। बेसिकली जो साइमल्टेनियस टाइप है इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों एक के बाद हो जाता है ना। मतलब मियोसिस 1 मियोसिस 2 लगातार होता है। ऐसे भी कह सकते हैं इसको
कि साइमल्टेनियस टाइप ऑफ टेट्राड के फॉर्मेशन में कैरियोकाइनेसिस 1 और कैरियोकाइनेसिस 2 लगातार हो जाएगा, उसके बाद से जाकर के यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा और यहाँ टेट्राड बन जाएंगे, है ना। टेट्राहेड्रल टेट्राड बनते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइकार्ट प्लांट एग्जाम्पल इसके होते हैं। डाइकार्ट में ऐसे टेट्राड मिलते हैं जिसमें देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 एंड पीछे वाली ये 4 सेल, ठीक है ना। और देखिए जो डाइकार्ट के टेट्राहेड्रल टेट्राड होते हैं इनमें 3 जर्म पोल होते हैं, 3 जर्म पोल, 3 जर्म पोर होते हैं इसमें, 3 जर्म पोर्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं सक्सेसिव टाइप में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा, 1 न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस में बट जाएगा, 2 न्यूक्लियस बटा मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ, और कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद जस्ट साइटोकाइनेसिस होगा और यहाँ 2 सेल बन जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद से फिर मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड मतलब कैरियोकाइनेसिस सेकेंड होगा, और तब जाकर के यहाँ से 4 कोशिकाएं बनेंगे, है ना। 4 न्यूक्लियस बनेंगी, 4 न्यूक्लियस से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी जो आइसोबायलेटरल सीरीज में अरेंज होंगी। ये मुख्य रूप से मोनोकार्ड जितने प्लांट हैं वहाँ पे ऐसा पाया जाता है, और मोनोकार्ड के जो आइसोबायलेटरल टेट्राड होते हैं इसमें 1 जर्म पोर पाया जाता है ना। यह इनका अभिलाक्षणिक गुण भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम एमएमसी। 2 प्रकार से होता है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। साइमल्टेनियस में क्या होएगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड लगातार होगा, उसके बाद से साइटोकाइनेसिस होगा। परंतु यहाँ देखिए कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल बनेंगी, फिर मियोसिस 2 होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, और 4 प्रकार के यहाँ पे सेल अरेंज हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। खुश रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। आगे हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। थैंक यू सो मच।